नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। स्वागत है आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो पहले कहानी देखिए, फिर मिलता हूं वीडियो के अंत में। पुलिस का मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लेविस हॉल में बैठे टेरेल, बिगलर और लेविस के पास आया। वो कैसी है? टेरेल ने पूछा। बहुत ज़्यादा डरी हुई है, डॉक्टर लेविस ने बताया। मर्डर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? टेरेल ने पूछा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कत्ल एक ज़बरदस्त टारगेट राइफल से किया गया है जिसपे टेलीस्कोप लगा हो। टेरल और बिगलर ने एक दूसरे की तरफ देखा। फायर कहाँ से किया गया होगा, कुछ अंदाज़ा लगाया? टेरल ने पूछा। उधर, ऊपर से, डॉक्टर लेविस ने एक तरफ इशारा किया। टेरल और डॉक्टर लेविस टेरिस पर आ गए। उधर देखो, वहाँ से, डॉक्टर ने कहा। अब आगे तुम्हारा क्या काम है? मैं तो जा रहा हूँ। डॉक्टर चला गया। बिगलर टेरल के पास पहुँचा। डॉक्टर बता रहा था उसे टारगेट राइफल से मारा गया है जिस पर टेलीस्कोप साइट फिट की गई थी। हो सकता है यही डनबाज के यहाँ से चुराई गई हो, टेरल ने बताया। बिगलर पेड़ों के पार देख रहा था जहाँ हाईवे के पास एक अपार्टमेंट ब्लॉक था। फिर वो लिपस्की के पास आए। टॉम, तुम उस अपार्टमेंट ब्लॉक की तलाशी लो। अगर कोई अपार्टमेंट खाली हो तो उसे अच्छी तरह से चेक करना। सारा काम तुम्हें अपनी समझ से ही करना है, बिगलर ने कहा। लिपस्की 4 पुलिस वालों को लेकर उस ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। टेरल सोच रहा था, बहुत दिनों से शहर में अमन शांति थी, मगर अब कत्ल, वो भी एक मशहूर आदमी का। देखो चीफ, कौन चला आ रहा है? बिगलर ने टेरल का ध्यान एक तरफ आकर्षित किया। टेरल ने उसे पहचाना। वो पैट हैमिल्टन था, टेलीविज़न का रिपोर्टर। जॉय, तुम उसे हैंडल करो, टेरल ने जॉय बिगलर से कहा। याद रहे, उसे काम की कोई बात नहीं बतानी, बहरे बन जाना। बिगलर हैमिल्टन के साथ रूखा व्यवहार कर रहा था, पर हैमिल्टन भी पीछे पड़ा था। मिस्टर बिगलर, यह तो बिल्कुल कैनेडी मर्डर केस की तरह हुआ ना? मैक्यूएन राष्ट्रपति नहीं था। मिस्टर रिपोर्टर, बिगलर ने मुंह बनाकर कहा। तुम मुझे सूचना दोगे या नहीं? फिलहाल हमारे पास बताने को कुछ नहीं है, बिगलर ने कहा। हैमिल्टन ने लंबी हूँ की। मैंने सुना है जो टारगेट डनबाज के स्टोर से चुराई गई थी उसी को हथियार बनाया गया है, कातिल द्वारा। हो सकता है, हम इस पहलू पर जांच करेंगे। मुझे इस बारे में खबर दोगे? कुछ घंटों बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, बिगलर ने कहा। थैंक यू, कहकर हैमिल्टन चला गया। बिगलर उसे जाते देख रहा था। बिगलर टेरल के पास आया। टेरल अभी अभी मैक्यूएन के जापानी नौकर से पूछताछ करके हटा था। दोनों अपनी कार की तरफ बढ़े। वो कार में बैठे ही थे कि उन्होंने हैमिल्टन को टोको की तरफ जाते देखा। हैमिल्टन ने टोको से बहुत जानकारी हासिल की थी। वो सोच रहा था, यह एग्जीक्यूशनर कौन हो सकता है? क्या वो और भी कत्ल करने वाला है? और इधर वेलकम मोटेल पैराडाइज सिटी के बाहर 3 मील दूर हाईवे नंबर 4 के पास एक गंदी सी सड़क पर था। इसमें 15 कमरे थे, जिनकी 15 मैरिजें अलग अलग थीं। वर्था हैरिस वो होटल चलाती थी। मोटेल से मार्था को ज़्यादा कमाई नहीं थी। पिछले शाम जब रेत और मिट्टी से अटी एक गंदी ब्यूक वहां आकर रुकी थी तो उसमें से एक रेड इंडियन, एक गोरी लड़की और गोरा आदमी बाहर आए थे और उन्होंने 2 कमरे लिए थे। तो मार्था बहुत खुश हुई थी। उन्होंने 1 हफ्ते का किराया तीनों कमरों का एडवांस जमा करवाया था। रात के 3 बजे वो तीनों बिस्तर पर चले गए थे। जब सब सो गए और माहौल शांत हो गया तो पोक चक के कमरे में आया और उन्होंने सरगोशियाँ की थीं। मैग सब सुन रही थी। वो दोनों ब्यूक में बैठकर चले गए थे। पोक ने सब प्रबंध किया था। उसने वंचित जगह पर जाकर कार रोकी थी और पिछली सीट के नीचे से स्टील का हुक और स्टील का ही मोटा रस्सा निकाला था। चक अंधेरी गली में से देख रहा था। फिर जल्दी ही पोक वापस लौट आया था और उसने चक को एक खूबसूरत और कीमती टेलीस्कोप लगी राइफल दी। एक डिब्बा उसके हाथ में था जिसमें गोलियां थीं और साइलेंसर था। दोनों वापस मोटल आए। सीधे बिस्तर पर चले आओ, पोक ने चक से कहा। उसे कुछ मत बताना। दोनों सुबह 9:50 पर उठे। उन्होंने गैरेज में ब्यूक की रोके जाने की आवाज़ सुनी। वो सारी रात बाहर रहा था। उसी से पूछ लेना, चक ने जवाब दिया। मैक चुप हो गई और उसने उठकर टीवी चला दिया। चक ने शेव की। वो पोक गन और पोक के रात भर बाहर रहने के बारे में सोच रहा था। क्या उसने गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? जब वो बाल संवार रहा था तब हैमिल्टन स्क्रीन पर आया।
वो उस नोटिस के बारे में बता रहा था जो मैकक्यूएन के मारने से पहले भेजा गया था। इसे सुनो ध्यान से, मैक बोली। हमारे दरमियान एक ऐसा कातिल है जो मानसिक रोगी लगता है, हैमिल्टन बोल रहा था। उसने जिस राइफल का इस्तेमाल मैकक्यूएन को मारने में किया है, वैसे ही राइफल पिछले रात डनबाज के शोरूम से चुराई गई थी। यहाँ उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। फिर वो राइफल स्क्रीन पर रखी स्पष्ट दिखाई देने लगी। चक पसीने से भीग गया। यह वही राइफल थी जो उसने और पोक ने चुराई थी। चक ने लपक कर टीवी ऑफ कर दिया। मैग उसे देख रही थी। चक, यह सब क्या है? वो बोली। वो पूरी रात बाहर रहा। कत्ल, राइफल, क्या हम भी इसमें शामिल हैं? चक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पजामा पहन रहा था। उसका रंग उड़ गया। चक ने जाकर पोक के कमरे का दरवाज़ा धकेला। अंदर गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने सब कुछ सुन लिया है, पोक ने कहा। तुम उसे चिपकाए रखो। उसे बीच पर सैर कराने के लिए ले जाओ। यह लो $20। 11 बजे तक लौट आना, तब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। सुनकर पोक का रंग काला पड़ गया। उसका खून सूख गया। दूसरा कत्ल? हाँ, पोक ने सिर हिलाया। पहला कत्ल तुमने अकेले किया था। अब मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई है इस बार ज़रूरत। चक बाहर निकल गया। उसके जाते ही पोक ने दरवाज़ा बंद किया और छुपा कर रखी राइफल निकाली। तेल लिया और राइफल साफ करने लगा। इधर 3 बजे टेरेल बिगलर और शहर का मेयर लोसन हेडली एक मेज के गिर्द बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। उनके सामने मेज पर रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। कातिल ने गन डनबाज के शोरूम से चुराई थी, टेरेल ने बताया। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि गोली कनॉट अपार्टमेंट के पेंट हाउस टेरेस से चलाई गई थी। जैसा कि तुम जानते हो कि पेंट हाउस का मालिक डेविस 3 महीने से बाहर गया हुआ है। इस इमारत में आसानी से घुसा जा सकता है। कातिल को मालूम था कि डेविस शहर में नहीं है। लगता है वो लंबे अरसे से एक कत्ल की योजना बना रहा था। किस तरह, कब और कहाँ से गोली चलानी है, सब सोचे बैठा था। इससे तो लगता है कातिल लोकल है। हेडली ने बेचैनी से पहलू बदला। कुछ और बताने लायक? एक नोटिस जो वार्निंग के तौर पर मैकक्यूएन को भेजा गया था कि 9:30 पर मैकक्यूएन मार दिया जाएगा, और उसे 9:30 पर मार दिया गया। इसका मतलब कातिल पब्लिसिटी चाहता है जो उसे मिल गई है। कागज़ पर फिंगरप्रिंट नहीं है। लिखाई बहुत ख़राब है। खास बात यह है कि कातिल को मैकक्यूएन का टाइम टेबल मालूम है, जो उसकी सेक्रेटरी और नौकर ही जानते थे। मामला गंभीर है। हेडली ने गहरी सांस लेकर पूछा, अब आगे? अखबारों में और टीवी पर राइफल दिखाई जाती रहेगी। हम छापे मार मार कर तलाशियाँ लेंगे, मगर हो सकता है कि कहीं यह शुरुआत हो। हेडली चौंका। क्या मतलब? वो खड़ा हो गया और उसने अपनी सिगरेट एस्ट्रे से बुझाई। क्या और भी कत्ल हो सकते हैं चीफ? कह नहीं सकता। ठीक है, कुछ नई बात पता चले तो बताना, हेडली कहकर चला गया। मैं कह सकता हूँ कि वो और कत्ल करेगा, उसके जाने के बाद बिगलर ने कहा। फिक्र मत करो, वो सब गलती करते हैं, यह भी करेगा, और हम उसे दबोच लेंगे, टेरल ने अनुभव बताया। और इधर टॉम लेपस्की घर में था। मुझे ज़रूरी काम है कैरोल, अभी जाना होगा, लेपस्की ने अपनी पत्नी कैरोल से कहा। तुम मेरे लिए एक पैग लेकर आओ। क्या लाऊं? कैरोल ने हैरत से पूछा। पैग लाओ हिस्की का। ड्यूटी पर शराब पीना अच्छी बात नहीं है टॉम। कैरोल ने आंखें निकाली। ओफो, मेरा दिमाग मत खराब करो, लेपस्की चिढ़कर बोला। व्हिस्की लेकर आओ। कैरोल किचन में गई और व्हिस्की में बर्फ़ डालकर ले आई। मैंने टीवी पर देखा था, कैरोल बोली। वो कातिल, एग्जीक्यूशनर, ये सब क्या है टॉम? यही वो मुसीबत है जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। लेपस्की ने गहरी सांस लेकर घूंट भरा। मैं बता सकती हूँ तुम लोगों को क्या करना चाहिए। बताओ मेरी जान। लेपस्की ने उसे दबोचने के लिए हाथ बढ़ाए। कैरोल उछलकर पीछे हटी। काम की बात करो टॉम। कातिल तक अगर पहुंचना है तो हमें मेहताबेल बेनसिंगर के पास जाना होगा। जब मैंने टीवी पर वर्णन सुना तो मेहताबेल बेनसिंगर के पास गई थी। मेरा यकीन है कि कत्ल की गुत्थी अगर कोई सुलझा सकता है तो वह बेनसिंगर ही है। वो पाखंडी औरत? मेरी बात मानो टॉम, वो पाखंडी नहीं है, बहुत ज्ञानी है वो। लेपस्की आंखें फाड़े कैरोल को देख रहा था। मेरी व्हिस्की की बोतल तो नहीं दे आई तुम उसे? ओह टॉम, तुम्हें व्हिस्की के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। आधी बोतल से थोड़ी ही ज़्यादा थी। रो मत, गौर से मेरी बात सुनो। उसने मुझे बताया है कि कातिल रेड इंडियन है। वो पीले रंग की प्रिंटेड शर्ट पहने हुए है। उसके साथ 2 अमेरिकन हैं, एक मर्द और एक औरत।
उन दोनों को वो साफ नहीं देख सकी थी अपने क्रिस्टल बॉल से। लिबस्की किलस कर खड़ा हो गया। आधी बोतल पीने के बाद किसी को साफ दिखाई नहीं देता। सैंडविच खिला रही हो तो ले आओ, मैं ज़रा कमीज बदल लूँ। हेडक्वार्टर में डिटेक्टिव मैक्सी जैकोब मैक्यूएन मर्डर के संबंधी उन रिपोर्टों को देख रहा था जो वहाँ आई थी। उसके साथ 2 जूनियर जासूस और बैठे थे। फ़ोन की घंटी बजी। जैकोब ने रिसीवर उठाया। पुलिस हेडक्वार्टर। मुझे मदद की ज़रूरत है, मर्दाना आवाज़ आई। सीगल बीच ड्राइव, किसी को फ़ौरन यहाँ भेजो। आप कौन हैं? जैकोब ने पेन उठा लिया। वेलकम रिडल, यहाँ पर एक औरत मर गई है, जल्दी भेजो किसी को। जैकोब ने नाम और पता लिख दिया। तभी उसे ध्यान आया कि मैल्कम रिडल शहर का मशहूर आदमी है, जो क्लब का प्रेसिडेंट था और ओपेरा हाउस का चेयरमैन। वो बहुत प्रतिष्ठित था। क्या थोड़ा तफसील से बताएंगे सर? कत्ल का केस है, कहकर संबंध काट दिया गया। थोड़ी ही देर में वो सब जासूस रिडल के छोटे से मगर बहुत खूबसूरत और आकर्षक बंगले पर पहुंचे थे। पहले उन्हें रॉबर्ट मिला। यह एग्जीक्यूशनर का काम है। उन्होंने रॉबर्ट को वहीं छोड़ा। वे तीनों लिविंग रूम में गए, जहां एक इजी चेयर पर परेशान हाल रिडल बैठा था। बिगलर उसकी परेशानी की वजह जानता था। रिडल अपनी बीवी से तंग था, जो असली कुतिया थी। वो व्हील चेयर पर चलती थी, लेकिन उसके घटियापन और बदतमीजी में कोई कमी नहीं थी। वे बेडरूम में गए। बेड पर एक लड़की पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर उबल आई थीं। उसकी गर्दन से कमर पर होता हुआ पुष्ट नितंबों तक लिखा हुआ था एग्जीक्यूशनर। बिगलर ने रिडल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और बाहर रात की गर्म हवा में आ गया। वो एक और कत्ल कर गया है, उसने लिबस्की से कहा। तुम यहीं रहना, अपनी मदद के लिए और आदमी बुला लो। मैं रिडल को बाहर ले जाता हूँ। लिबस्की ने सहमति से सिर हिला दिया। आओ, तुम्हें घर पहुँचा दूँ, बिगलर ने रिडल से कहा। रिडल भारी मन से उठ खड़ा हुआ। तुम मुझसे सवाल करोगे? मेरे ख्याल से हमें घर नहीं, मालावे जाना चाहिए। बिगलर ने सहमति जताई। 10 मिनट के बाद वे मालावे पर थे। रिडल ने पाम के पेड़ों के नीचे कार रोक दी। मालावे दिन के वक्त बड़ा व्यस्त और चहल पहल वाला इलाका होता है, मगर रात के वक्त वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। दोनों उतरकर रेत पर बैठ गए। आज का हादसा संयोग ही कहा जाएगा। रिडल ने 2 सिगरेटें जलाकर एक बिगलर को दी। दरअसल मैं यहाँ पहले आता था। आज लिजा मुझसे पहले आ गई। मेरी कार का टायर पंचर हो गया था। यहाँ पहुँचा तो यह भयानक दृश्य दिखाई दिया। लड़की कौन थी? बिगलर ने पूछा। लिजा मेंडोज, रिडल ने कश खींचकर कहा। तुम मेरी बीवी को जानते ही हो, वो पक्की चुड़ैल है, इसलिए मुझे किसी साथी की ज़रूरत रहती है। लिजा भी मेरी तरह तनहा थी। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया। कितने दिनों से मिल रहे थे आप दोनों यहाँ? बिगलर ने पूछा। 18 या 19 महीने या एक आध ज़्यादा। कब कब मिलते थे यहाँ? सिर्फ शुक्रवार की रात को। क्या वो यहीं रहती थी? नहीं, उसका घर अलग है। शुक्रवार की रात को मेरी बीवी जल्दी सोने चली जाती है, इसलिए यह वक्त मुनासिब था मिलने के लिए। इस गुप्त मिलन के बारे में और कौन कौन जानता था मिस्टर रिडल? रिडल ने बिगलर की तरफ देखा, थोड़ा बेचैन हुआ। अजीब सवाल है। कातिल ने 2 कत्ल किए हैं। वो मरने वालों की आदतों और टाइम टेबल से पूरी तरह वाकिफ था। हो सकता है किसी ने मुंह खोल दिया हो और कातिल को तुम्हारी इन खुफिया मुलाकातों के बारे में पता चल गया। उनमें से एक मेरी सेक्रेटरी हैरियत ग्रीन, मेरा मैनेजर हैरी ल्यूक विलियम्स और मेरी बीवी। और इधर पोक टोहलो। वो केबिन में बैठा अकेला टीवी देख रहा था। न्यूज़ रीडर लिजा के कत्ल के बारे में बताया जा रहा था। लिजा की लाश स्ट्रेचर पर डालकर ले जाई जा रही थी। पास ही एम्बुलेंस खड़ी थी। एग्जीक्यूशनर का दूसरा हमला, न्यूज़ रीडर बोल रहा था। कातिल 2 दिन में 2 कत्ल कर चुका है। कल शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी मिस्टर मैक्यूएन और आज मशहूर वायलिन वादक मिस लिजा मेंडोजा को उस दुर्दांत कातिल ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर मैल्कम रिडल की मृत्यु हो गई है। वो पुलिस से बात करके घर लौट रहे थे कि समुद्र किनारे उनकी कार बेकाबू होकर समुद्र में जा गिरी और मिस्टर रिडल कार सहित डूब गए। पोक खुश था। उसने घड़ी में वक्त देखा। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। उसने टीवी ऑफ कर दिया। पोक बिस्तर पर लेट गया। कल आखिरी कत्ल और फिर मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, उसने सोचा। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी। जानेंगे इसके अगले अध्याय में। तब तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली कहानी में। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक प्लीज़ हो गए।